हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से। तो आज हम जा रहे हैं स्कूल की ट्रिप में देवप्रयाग। लेट्स गो। खुशी से में तो हम जाएंगे देवप्रयाग। चल मेरी बाछड़ी ये मेरे जानो चुड़पुरो चुन मेरी गाठुड़ी ये है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। रास्ते पर छोड़ आया, मैं इतने दिल छोड़ आया। एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब मेरा ये सपना है कि सभी बनूं। हेलीकॉप्टर बजू छे जब तू घुंघरू छमा छम तड़े तू करो ची टमाटम और पूछी तू सुनिया मेरा गीतों की हम कुरकुरा खा रहे हैं। देखो हम खा रहे हो गए। देखो हमारा मुंह में से चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। नहीं रह सकती सही बात है। खाने का वो दिख रहा है मैं आपको पता। अब हम यहाँ पे रुके गाड़ी में और बाकी सब चले गए। पता चल रहा है कि देवप्रयाग घूम के आगे बोल रहे अबे अच्छा बेटा तुम यहीं पे हो। हम बोल रहे कहाँ गुम हो गए, हम यहाँ छोड़ के चले गए। सारे स्कूल चले गए, बस हम यहीं रह गए। तुझे सरगम में तेरा सितार बिंदुनी आजा 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 तू गंगा पार बिंदुनी आजा 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 तू गंगा पार बिंदुनी जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब गिरा तेरे हवाले कर दिया। जिस्म का दीवानी मिला जो संग तेरा, पूरा पतंगी मेरा हवा में मतलबी हो जा जरा मतलबी। दुनिया की सुनना है क्यों, अपनी भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, अपनी भी सुन ले कभी। सारे दरबार के बात नहीं आता हमको। आज से मेरा हो गया, आज से तेरा, सारी गलियां मेरी हो गई। आज से तेरा घर मेरा हो गया। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। मन पावन हो गंगा में डूब नहाए, मन रावण। तो हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। ये 2016 में एस्टेब्लिश हुआ है। ये एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये हमारा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो मल्टी कैंपसेस है। ये मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी, इसमें 12-13 कैंपस है। हाँ, इस यूनिवर्सिटी के अंडर में दिस इज़ वन ऑफ तो इन ऑल ओवर इंडिया ये 12 कैंपसेस है। जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, जयपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, एकदम टू केरला में हमारा है। त्रिशूर में है गुरुवार कैंपस। तो रघुनाथ टेम्पल। हमारा क्लासेस वगैरह सुविधा काफ़ी है। तो ये 2016 में बना है, लेकिन अभी शिफ्ट है, अभी नया बना है। 2016 से शुरू हुआ है, लेकिन अभी 2022 में
इधर से एग्जाम चल रहा है ना। आपका यहाँ पे नहीं अंदर देखिए। आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन भी आप यहाँ पे एंट्री करके जाने का भी है, फीडबैक वगैरह भी इसके लिए सब डिजिटलाइज है। तो सब यहाँ ऐसे नहीं होता है कि बुक वो ले जाता है तो अब डिजिटलाइज हो जाता है, एंट्री एग्जिट सब डिजिटल यहाँ पे आइडेंटिटी मेंबर नंबर होगा। आओ दी जाओ मैडम आ जाओ। ये है सेंट्रल लाइब्रेरी। पुस्तकालय। दर्शन। Loving can hurt. I wanna follow you. No matter how I look up at you. Oh baby, you should go and love yourself. I'm falling again. I'm falling again. I'm falling. When I see your face, I've been. आपको भी कुछ पड़ेगा। 15,000 बुक है फोटो खींचते हैं। चलो यहाँ बहुत सारी जैसे महाभारत भी है। महाभारत भी है। अच्छा छोटी वाली महाभारत बुक के साथ जो बुक लेके हाथ में आपको इंग्लिश में भी मिल सकती है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। शायद सेल में नहीं होगा फिर अभी। चलो यहाँ पे जनरल नॉलेज टुडे भी मिल जाएगा। प्रतियोगिता दर्शन, इंडिया टुडे, कुरुक्षेत्र जैसी बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएगी यहाँ। तो हम लाइब्रेरी से बहुत सारी किताबें देख के आ चुके हैं बाहर। तो हम जा रहे हैं उनका म्यूज़िक क्लास देखने के लिए। इतना अच्छा गाना सुनने के बाद अब हम जा रहे हैं उनकी लैब देखने के लिए।
तो हमने उनकी लैब में देखी इतनी बड़ी टेलीस्कोप। उन्होंने हमें इनके बारे में अच्छे से बताया कि इनका क्या काम होता है। हमारा एक लैब है, अभी बनाना बाकी है, हमको सेट करना बाकी है। रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो ये हमारा ज्योतिष का लैब है। ज्योतिष का लैब मीन्स एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ज्योतिष सब्जेक्ट दो भाग में विभक्त है, एक सिद्धांत एक फलित, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। तो ये सब इक्विपमेंट जितना भी तुमको दिख रहा है, ये सारा इक्विपमेंट जो है वो एस्ट्रोनॉमी में काम आता है। दैट मीन्स द कैलकुलेशन ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये प्लैनेट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक, और कैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है, कैसे एक्लिप्टिक्स होता है, कैसे एक्लिप्स होता है, ग्रहण कैसे होता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं टेलीस्कोप, ठीक। तो इस टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं कि प्लैनेट को लोकेट करते हैं। इसकी चंद्रमा को लोकेट करना हुआ, ठीक है, या फिर जुपिटर को लोकेट करना हुआ, सैटर्न को लोकेट करना हुआ, ठीक है। तो इन सभी को इस टेलीस्कोप से हम लोकेट कर सकते हैं। देखेंगे कैसे, देखेंगे वो एक ब्लैक कलर का पॉइंट है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो जब प्लैनेट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, इसके अंदर एक बहुत बड़ा शीशा है, ठीक है। इसके अंदर शीशा है, तो उस शीशा में रिफ्लेक्शन होके हमको यहाँ पे दिखेगा वो प्लैनेट। अब यहाँ पे हमने लेंस नहीं लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस लगाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हारा प्लैनेट्स। कैसे दिखेगा, ऊपर वाला इसमें रिफ्लेक्ट करके शीशा में, और शीशा में रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे हमको दिखाई देगा। तो ये हम ऑब्जर्वेशन के लिए है, ठीक है। अभी हम लेटेस्ट कुछ दिन पहले इससे हम सैटर्न भी देखे थे। सैटर्न में शनि ग्रह, इसमें रिंग से, वो भी देखे थे, जुपिटर भी देखे थे, और हम चंद्रमा तो हम डेली लगभग हर पूर्णिमा में देखते हैं लगभग, ठीक। तो ये है टेलीस्कोप। इससे हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोल के सुना है तुम लोगों ने, हाँ, उसका मेजरमेंट होता है। पहले तो सबसे पहले ये है एक इसका छाया देखना होता है। दैट मीन्स सूर्य जो हम क्या करते हैं कि हर एक, हमारा प्राचीन समय में क्या था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो था वो टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड नहीं था। दैट मीन्स हम किसी के साथ रिलेटेड थे तो हम प्लैनेट्स के साथ रिलेटेड में, सूर्य के साथ। और सूर्य की छाया पड़ेगी कहीं पे भी, ठीक है। सूर्य की छाया पड़ने पर हमको दिशा पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है। तो सूर्य की छाया से हमको टाइम भी मेजरमेंट कर सकते हैं हम। तो टाइम मेजरमेंट, डायरेक्शन मेजरमेंट, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इन सब का मेजरमेंट करने कैसे करते थे हम, पहले सूर्य की छाया से करते थे। तो देयर इज अ 2 days इन द ईयर, वो इसमें 2 ही दिन है जिस दिन हम मेजरमेंट कर सकते हैं टाइम को, ठीक है, जिसको हम पलभा कहते हैं। उसके द्वारा हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकालते हैं। तो देयर आर ओनली 2 days, सितंबर महीने में और जून महीने में, ठीक है। जब सूर्य मेष राशि में होगा, जब सूर्य तुला राशि में होगा, तो उसी दिन का छाया हम लेते हैं। तो ये 12 अंगुल का शंकु की छाया को हम मेजरमेंट करते हैं। तो हम निकालते हैं कितने डिग्री में पड़ा है, ये करके मेजरमेंट निकालेंगे। उसके बाद हम नापते हैं कि अच्छा ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन का है, इस डायरेक्शन का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये है, करके इससे नापा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ, इससे ये हुआ, ये भी हुआ। ये सेलेस्टियल बॉडी है, ये जो दिख रहा है, देखो हम एक पृथ्वी में है, ये पृथ्वी है, देखो इसके चारों ओर बहुत सारे रिंग्स हम कल्पना करते हैं। रिंग्स मीन्स वृत्त कल्पना करते हैं। वो जो वृत्त कल्पना किया हुआ है, तो वो भी टाइम मेजरमेंट में टाइम मेजरमेंट में यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो एंशिएंट समय में यूज किया करते थे। जैसे घड़ी यंत्र हुआ, हम टाइम को कैसे पता करेंगे, अब इतना बजा है। तुम लोग यदि देखोगे, यदि गूगल में यदि सर्च करोगे एंशिएंट टाइम मैनेजमेंट सिस्टम करके, तो तुम लोगों को पता लग जाएगा कौन से इंस्ट्रूमेंट लोग यूज़ करते थे पहले के ज़माने में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ साइड में रखा हुआ है, देखो ये सब नाम है, ये यंत्रों का नाम है सारा। तो इस हम इंस्ट्रूमेंट पे लगाना है अभी हमने। तो ये सब किस लिए है कि हमको टाइम और डायरेक्शन हमको पता चले, क्योंकि मेन तो वही चीज़ है कि सुबह उठना है तो कितने बजे उठोगे, टाइम पता चलना है। कहीं जाना है तो विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में तुमको जाना है, तो डायरेक्शन जानना है। तो इन सब जानने के लिए ही तुम लोगों को एंशिएंट लोगों ने इन सब वृत्तों की, इन सब चीज इंस्ट्रूमेंट की रचना किया था, ठीक है। अभी रिसेंटली यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अभी तुम्हारे फ़ोन में बता देता है कॉम्पास में नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, सब बता देता है। बट पहले ज़माने में ऐसे नहीं था, तो लोगों ने एक बना लिया था, एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया था। तो इस तरीके से वो लोग मेजरमेंट करते थे, ठीक। अब जैसे तुम लोगों ने सुना होगा ग्रहण कैसे होता है, तुम लोगों ने सुना है ना, ग्रहण राहु सूर्य को खाता है,
देयर इज नो राहु, कोई सूर्य को नहीं खाता है, कोई किसी का दम नहीं है सूर्य को ढकना या फिर सूर्य को खाना। तो एक पोजीशन है, प्लैनेट्स अपने अपने जगह पे घूमते हैं, तो तुम्हारे डायरेक्शन में यदि सन के बीच में कोई भी चीज़ आ जाता है, जैसे तुमने अभी देखा है ना, नॉर्मली बादल लगने पर तुम्हारे जगह में छाया होता है कि नहीं होता है, लेकिन बादल सन को पूरा ढक सकता है क्या? वो तुम जहाँ बैठे उस जगह के लिए ढका हुआ है बस। सेम एज इट इज, देखो वहाँ पे एक वो बना है, चित्र बना है ऊपर, वो है ग्रहण का चित्र। तो सूर्य लूनर एंड सोलर एक्लिप्स, ठीक। तो लूनर एंड सोलर एक्लिप्स कैसे होता है? सन एंड अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो क्या हो जाता है? सूर्य का ग्रहण हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दृष्टि में, हमारे जब हम देखते हैं तो सन को जो मून जो है वो ढक देता है, इसीलिए क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। बट एक्चुअली सूर्य इतना बड़ा है, चंद्रमा इतना छोटा है, ढक नहीं सकता है, लेकिन हम जहाँ बैठे हैं वहाँ के लिए ढक जाएगा। इसीलिए ग्रहण वगैरह जैसे हम राहु केतु को हमको समझाने के लिए बोला गया है, राहु केतु ढक दिया है करके। पहले के ज़माने में लोग नहीं समझते थे ना, मतलब क्लैरिटी के लिए बता दिया है कि राहु ढकता है, केतु ढकता है, ठीक है। और चंद्रमा, जैसे चंद्रमा का ग्रहण होता है पूर्णिमा में, अब वो चंद्रमा का ग्रहण कैसे होता है? देखो सूर्य प्रकाश डाल रहा है पृथ्वी में, उसका ठीक शैडो कहाँ बनेगा? उसके ठीक पीछे बनेगा। तुमको यदि मैं टॉर्च डालूंगा तो इसका शैडो कहाँ बनेगा? इसके पीछे बनेगा। तो इसके पीछे जाने वाला कोई भी आदमी होता है उसके शैडो में फंस जाता है, तो हमको चंद्र ग्रहण पता चल जाता है, हमको अच्छा ये चंद्र ग्रहण हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रहण का अभी मॉडर्न तरीके से हम समझ सकते हैं कि अच्छा इस तरीके से ग्रहण होता है। हाँ, हम मानना है कि हाँ राहु खा लिया, केतु खा लिया, नहीं राहु ने पकड़ लिया सूर्य को, ये मान लीजिए, बट एक्चुअली राहु नहीं पकड़ रहा है सूर्य को, वो एक छाया है। छाया मीन्स वो काला है, इसीलिए राहु नाम ही काला है, इसीलिए वो बताने के बाद जो चार्ट है थोड़ा इसे समझाइए इसमें, क्योंकि चंद्र है फिर देखिए, यहाँ देखिए, ये है हमारा, ये देखिए चार्ट दिख रहा है ना जो गोल 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 बना हुआ है, ये है हमारा क्रम। दैट मीन्स किसके ऊपर कौन सा है ग्रह। सबसे ऊपर नक्षत्र, नक्षत्र किसको बोलते हैं? जहाँ पे तुम लोग आकाश में स्टार्स दिखता है ना बहुत सारे, वही नक्षत्र है, वो सबसे दूर में है हमसे। उसके बाद शनि की कक्षा, शनि मीन्स उसके बाद शनि नीचे है, उसके बाद गुरु है, मंगल मार्स, गुरु जुपिटर, शनि सैटर्न, सूर्य सन हो गया, शुक्र वीनस, बुध मर्क्यूरी एंड चंद्रमा तो मून हो ही गया। अच्छा, तो सूर्य भी घूम रहा है क्या? हमारे दृष्टि में ये दो पॉइंट है, जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक, तुम लोगों ने पढ़े होंगे। एक सूर्य केंद्रित है, एक भू केंद्रित है। भू केंद्रित ये है, सूर्य केंद्रित सोलर सिस्टम हम जानते हैं, जो हम सोलर सिस्टम में देखते हैं सूर्य केंद्रित, ठीक है। तो दो केंद्रित है, एक भू केंद्रित, एक सूर्य केंद्रित। आप कोई भी मान लो, ठीक है, कोई भी मान लो। जैसे तुम नाव में बैठे हो, तुम क्या बैठे हो? नाव में बैठे हो, समुद्र में हो। अब तुम समुद्र में नाव में चलते, तुम यदि नाव के किनारे को देखोगे तो तुमको क्या लगेगा? किनारा चलता हुआ लगेगा ना, लेकिन चल कौन रहा है? हम चल रहे हैं। ऐसे ही सेम भूमि में भी ऐसे होता है। भूमि में बैठा हुआ आदमी चलने का अनुभव नहीं होता है उसको। अभी तुम घूम रहे हो, तुम लोग पता है तुम लोगों को? तुम लोगों का तीन चार मोशन है अभी, पता है तुम लोगों को? नहीं, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे में भी घूम रहे हो तुम सूर्य के आसपास में, और खुद अपने राउंड भी हो रहे, इसलिए डे नाइट बन रहा है ना। तो अब तुम लोगों को नहीं पता चल रहा हम लोग घूम रहे हैं करके, लेकिन एक्चुअली वी आर मूविंग। तो हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा घूमते हुए? जब हम सन को देखते हैं तब पता चलता है, ओके सन इज मूविंग, बट सन इज एक्चुअली नॉट मूविंग। हम कौन घूम रहा है? हम लोग घूम रहे, लेकिन आभास नहीं हो रहा है हम लोग को। वी आर नॉट फीलिंग दैट वी आर मूविंग। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए हमने कल्पना किया कि सूर्य घूम रहा है, तो सूर्य अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है। बस पृथ्वी घूमने की वजह से सूर्य के पॉइंट में हम ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब दो केंद्रित है, भू केंद्रित और सूर्य केंद्रित, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक, ठीक। तो ये हमारा भू केंद्रित है। भू केंद्रित के बाद चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा तुमको नजदीक दिखेगा। उसके बाद बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, ठीक। लोग आगे पढ़ लोगे तो आओगे तो और भी बताएंगे हम आप लोगों को, यदि हाँ कोई इंटरेस्ट रखता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। हमारे यहाँ पे एडमिशन्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। क्लास 10 के बाद भी एडमिशन होते हैं, क्लास 12 के बाद भी एडमिशन होते हैं यहाँ पे, बट इन संस्कृत मीडियम। उसमें आप लोग भी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ संस्कृत भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में यदि इंटरेस्ट रखते हो आप, तो आप लोगों के पास, हर एक के पास फ़ोन दिख रहा हूँ मैं, तो फ़ोन में हम सिर्फ क्या करते हैं? ओनली वी आर सर्चिंग अबाउट रील्स एंड ऑल, बट हम लोग कुछ जो बेसिक नॉलेज है हमको, हम नहीं देखते वो लोग। तो आप लोगों को यूट्यूब में देख लीजिए आप लोग, कैसे सीजन्स बनते, हाउ सीजन्स आर फॉर्म, ठीक है। तो सब बता देगा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में कोई इंटरेस्ट रखने वाला होता है तो बस आप लोगों को एक आधार है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को नहीं पता था,
तो क्या पता इन 50 लोगों में से एक के पास भी यदि बुद्धि में आया कि नहीं मैं चेक करूंगा करके, कोई भी एक चेक करेगा तो आप लोगों का शैक्षिक भ्रमण का क्या बन जाएगा, औचित्य बन जाएगा, हाँ उसका आउटकम निकल जाएगी। यस हाँ देखिए, हर एक कोर्स का जॉब नहीं होता है। इलन मस्क किसी का जॉब करता है? नहीं। बिल गेट्स उसने किसी का साथ किसी में नौकरी नहीं किया है उसने। तो हर एक चीज़ पढ़ने का आउटकम जॉब नहीं होता है, ये सबसे भ्रम हटा दो। तुम लोग संस्कृत पढ़ के भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। मैं नहीं बोलता हूँ कि संस्कृत पढ़ने के बाद तुम पंडित बनो, अध्यापक बनो, कुछ और बनो, बट तुम लोग अपना भी कर सकते हो। नॉलेज कहीं से कहीं काम व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। तो हाँ, अगर यदि यहाँ पढ़ने के लिए आए हो तो और जॉब ही ढूंढ रहे हो तो हर एक जगह सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे तुम लोग आर्मी में यदि जाना चाहते हो तब भी है, ठीक है। और यदि टीचर्स यदि बनना चाहते हो तो टीचर्स भी है। अब उत्तराखंड सरकार में राजभाषा, द्वितीय राजभाषा इज संस्कृतम। तो अब मान लो यदि तुम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तब तक संस्कृत का यदि लेवल बढ़ गया तो उत्तराखंड के हर एक तुम लोग स्कूल में पढ़ने वाले स्कूल में, तुम लोग स्कूल में संस्कृत है? हाँ, ऐसे हर एक स्कूल में संस्कृत हो सकता है। तो वहाँ कौन पढ़ाएगा? तो टीचर कौन बनेगा? और सर लोग तो बाद जाकर रिटायर हो जाएंगे, कौन पढ़ेगा? बचाओ, कौन बताएगा? कौन पढ़ाएगा बच्चों को? तुम लोग पढ़ाओगे, तुम लोग एग्जाम्स क्लियर करोगे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ है, टीचर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको किसी, अब जैसे लड़के हैं जो ब्राह्मण है वो कर्मकांड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। पैसा कमाना है तो फिर बहुत सारा चीज़ है, पैसा कमाने में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पैसा कमा सकते हैं तुम लोग। और चीज़ का स्टार्टअप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियर पढ़ने वाला आदमी इंजीनियर ही बना है। MBA चाय वाला सुने हो? हाँ, क्या बना है? मास्टर, उसने क्या किया है? मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। वो क्या बेचता है? चाय। लगता है तुमको चाय बेचता है, पर उसका टर्नओवर पता है कितना है? योगिक साइंस भी है डिपार्टमेंट, योगा हॉल है। तो हम पहुँचे अभी योगा क्लास में। योगा का हॉल है, ठीक। मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई BSc MSc। तो अभी सब बच्चे योगा क्लास देखने जा रहे हैं। ऊपर आने के बाद अलग भाई इतनी मस्त है ना यहाँ तो। सुनो बच्चों, ये रघुनाथ मंदिर है, यहाँ है, वो है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर है पूरा यहाँ पर दो मतलब नदियों का वो है संगम है यहाँ पर। इधर से अलकनंदा आती है, इधर से भागीरथी। सर क्या? तब यहाँ से गंगा बनती है। गंगा यहाँ से बनती है। ये रघुनाथ मंदिर है, सामने दिखाई दे रहा है, सामने ये मंदिर है। मंदिर ये है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ आ सकते हो पढ़ने के लिए। 9th के बच्चे भी 10th के भी आ सकते हैं। तो 500 करीब बच्चे हैं यहाँ पे। उसी के ठीक नीचे ऊपर, सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में के सबसे नीचे मेस है हमारा। बच्चे वहीं पे खाना खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऊपर सारा बच्चे रहते हैं और यहाँ नीचे रहते हैं स्टाफ, कॉलेज के स्टाफ यहाँ नीचे रहते हैं। थप्पड़ लगेगा फिर देख लो फिर। यहाँ पे आसाम, मणिपुर और नेपाल। अरे सुन लो बच्चों, सुन लो भाई। तो और ये उत्तराखंड के तो है ही है, और राजस्थान, हिमाचल। कितना स्ट्रेंथ है सर यहाँ पे अभी लगभग 500 लगभग 470 अबव है बच्चे। और कितना है यहाँ पे इनरोल कैपेसिटी? इनरोल का कैपेसिटी 500 साढ़े 500 5 प्लस में जी। अभी लगभग बच्चे हॉस्टल फुल है, कुछ बच्चे अभी खाली है। अब उसके बाद मान लीजिए 100 बच्चे यहाँ से निकल के जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर वाले जाएंगे, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर जाएंगे और MA के लास्ट ईयर जाएंगे। तो कुछ खाली होंगे, 100 सीट्स खाली होंगे जी। तो अगली बार के एडमिशन में क्या होगा कि थोड़ा सा हमको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एडमिशन बहुत ज़्यादा है। तो अगले बार के एडमिशन में हमको प्रॉपर एंट्रेंस वगैरह लेना होगा, तो ही हम मतलब कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स पे हम ले सकते हैं।
अगले बार के स्टूडेंट्स अगले बार के स्टूडेंट्स इससे लेकर के क्लास 10 तक के लिए गुरुकुल खुल रहा है। जी जहाँ पे बच्चे यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे गुरुकुल परंपरा से पढ़ेंगे इसी कैंपस के अंदर। जी वो अलग है फिर ये अभी इसी नेक्स्ट सेशन से हो जाएगा 25 क्लास की। ये बच्चे यहीं पे बैठेंगे और वो नियम से मैंने क्लास सुबह 4 बजे उठ के दिन भर पढ़ना, शास्त्र पढ़ना। तो हम जा रहे हैं अभी वापस। स्कूल तो आप आ सकते हैं, आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो स्कूल के बारे में जान के हमें बहुत अच्छा लगा और अब हम जा रहे हैं अब दूसरी जगह। तो अब यहाँ आ सकते हो स्कूल में पढ़ने के लिए। 11th के बच्चे भी आ सकते हैं। अब 6 वापस जा रहे हैं यार घुमाने ले जाते हैं ना। और तो अभी हम पैदल जा रहे हैं। हो लाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली, तुए देखी सिटी ताली, बजूची पूरी थल की बाजारा, बजूची पूरी थल की बाजारा। दुकाने बाली यो बिंदुली का पाली, देखी वे सिटी ताली, बजूची। और ये है हमारी अलकनंदा और भाग्यवती, जिसे सास और बहू भी कहा जाता है। वो पहाड़ां दी होर तेरी सादगी दा नूर, ओ पहाड़ां दी होर तेरी सादगी दा नूर। जदों लभदा है शैल लगदा है, तेरा हंसना मिगी बड़ा जचदा है। मैं तेरे ऊपर चूर चूर, ओ पहाड़ां दी होर, ओ पहाड़ां दी होर तेरी सादगी दा नूर, ओ पहाड़ां दी होर तेरी सादगी दा नूर। तो अभी हम जा रहे हैं वैधशाला। तो हम चढ़ रहे चढ़ाई, तो हालत खस्ती हो गई इतनी चढ़ाई चढ़ के। ऑलरेडी वैसे बैग बहुत भारी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। क्यों है सतपुली सातपुल है, इसके लिए क्या कहा जाता है सतपुली। और वहाँ पर जो नयार आती है दोनों ही हमारे उनका संगम है, उसको इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। अच्छा उसको तो जो भी है पर, लेकिन देवप्रयाग का थोड़ा इतिहास बताता हूँ। देवप्रयाग को देवप्रयाग क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पर तो वैसे ये कथा ये कि सतयुग में देव शर्मा ब्राह्मण ने उग्र तप किया था यहाँ देवप्रयाग में, और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए थे जहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर बना है ना। तो उन्होंने उन्हें वर दिया था कि भाई जब मैं त्रेता में राम बन के आऊँगा तब इस स्थान का नाम तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध करूँगा। तो देवप्रयाग किसका रखा है नाम, भगवान रामचंद्र जी का। किसका रखा हुआ, रामचंद्र जी का। और इसको देवप्रयाग को उत्तराखंड की अयोध्या कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी जान लेंगे। पहले तो ये है कि भाई रामचंद्र जी उसी रास्ते से आए थे जिस रास्ते से आप लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो भगवान सलाण क्षेत्र के जो आराध्य देव हैं कौन है, रघुनाथ जी। और रघुनाथ जी से वहाँ का आदमी जो कुछ मांगता है उसको सब देते हो, यहाँ के आदमी को नहीं देते, वहाँ के आदमी को देते हैं। तो जितने देवी देवता हैं सब स्नान करने देवप्रयाग आते हैं, इसीलिए सलाण क्षेत्र के। और यहाँ पर इसलिए इसको अयोध्या कहा जाता है कि क्योंकि भगवान राम ने रावण वध के बाद यहीं तप किया था। क्योंकि उनको रावण तो ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा जब, तो उसकी मुक्ति के लिए ये रामकुंड जहाँ से अभी आए आप लोग
पुल से उसके नीचे शिला बनी हुई है और वहाँ पर भगवान राम के चरण भी हैं उसमें। तो वहाँ पर ऐसा कुंड बना हुआ है ऐसे गंगा जी में ही। तो वहाँ पर जब उन्होंने तप किया भगवान राम ने, तब उनका प्रायश्चित हुआ। और ये जो दिख रहा है ना पौड़ी का, हमारा पौड़ी जिले, ये 2 जिले आते हैं यहाँ पे। ये मैं बता दूँ, ये तो आप टिहरी जिले में आ गए तुम, और उधर पौड़ी जिला है। और 3 विधानसभाएं हैं यहाँ पे, पौड़ी, देवप्रयाग और नरेंद्र नगर, 3 विधानसभाओं का क्षेत्र है ये। और यहाँ से ये जो सामने इलाका दिखा दे रहा है ना, इसको सितोंशों बोलते हैं। ये किसके नाम से? सीता जी के नाम से, क्योंकि सीता जी को दूसरा वनवास यहाँ दिया गया था। दूसरा वनवास किसने दिया था? स्वयं रामचंद्र जी ने दिया था। एक बार तो 14 साल का वनवास था। तो ये कहा जाता है कि भाई राम राज्य में रामचंद्र जी को छोड़ के सभी सुखी थे, रामचंद्र जी नहीं थे सुखी, क्योंकि रामचंद्र जी तो पहले वनवास में रहे, फिर उसमें रहे, फिर तप में चले गए। तो ये जो इलाका है इसको क्या बोलते हैं? सितोंशो बोला जाता है। सितोंशो पट्टी है। तो सितोंशो भगवान माता सीता के नाम पे है। यहाँ आगे सीता सैन है, सीता मंदिर है मुशाली में, और फलसवाड़ी है जहाँ बोलते हैं कि भाई सीता जी उसमें समा गई थी भूमि में। उनको क्या बोला जाता था? भूमिजा। जो भूमि से पैदा होता है उसको क्या बोला जाता है? भूमिजा। जैसे पंकज के को बोला जाता है, पंकज तो कीचड़ को बोलते हैं। अब कौन पैदा होता है उसमें? कमल। तो उसको क्या बोला जाता है? पंकज। तो वैसे भूमिजा, जो भूमि से पैदा होता है। तो कहाँ से आई थी सीता जी? भूमि से आई थी। और भगवान राम कहाँ से आए थे? सागर से आए थे, क्योंकि भगवान विष्णु थे वो तो जब अंत में कौन, वो तो भूमि में चली गई। और भगवान राम कहाँ चले गए? उन्होंने जल समाधि ली सरयू में। वो कहाँ चले गए? सागर में। तो जो जहाँ से आया था वो वहाँ चले गए थे। तो यहाँ पर फलसवाड़ी में आज भी मनसार का मेला लगता है, जिसमें सीता जी उसमें समा गई थी। वो सारा वैसे ही होता आज भी। और यहाँ पर देखिए ये सामने जो पहाड़ है ना, जिसमें देवप्रयाग बसा है, इसको गिरधाचल पर्वत कहा जाता है। ये किसकी तपस्थली है? जटायु की। और ऊपर से ऐसे दिखाई देता है पहाड़ भी जटायु की तरह। और जिस पहाड़ पे हम हैं इसको कहा जाता है दशदांचल पर्वत। ये राजा दशरथ के नाम पे, क्योंकि पहले जो मार्ग था हमारा शिवपुरी से यहाँ आता था ऊपर खड़साड़ा तो बाद में जाते। तो ऊपर जो चोटी है ना, दशदांचल की चोटी, वहाँ तक आता था। वहाँ से फिर खड़साला से गंगोत्री यमुनोत्री जाते थे इधर से बद्रीनाथ केदारनाथ। तो यहाँ ऊपर राजा दशरथ का सिंहासन बना हुआ चोटी पे पत्थर का। और वहीं पर श्रवण कुमार भी आए थे। तो श्रवण कुमार ने जो कांवड़ रखी थी वो जहाँ पर रखी गई तो वहाँ पर 2 घेरे बने हुए हैं आज भी पूरे जंगल में। वहाँ पर कभी घास नहीं उगती, कभी हम लोग तो जाते हैं पर आज भी दिखाई देते हो 2 घेरे जो वैसे ही हैं। और यहाँ पर हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे, मंत्री प्रसाद नैथानी, तो वो तो यहाँ के विधायक भी थे। तो उन्होंने 12 साल तक यात्रा चलाई थी श्रवण कुमार की यहाँ से। तो उनकी कांवड़ यहीं रखी हुई हमारे उसमें, वो तो बाद में यहाँ भीतर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो नदी निकलती है दशरथ पर्वत से, शांता नदी निकलती है। तो शांता कौन थी? भगवान राम की सबसे बड़ी बहन थी। तो शांता ने भी यहाँ तप किया था देवप्रयाग में, और बाद में वो नदी रूप में परिणित हो गई थी यहाँ। उसके सामने उनके पति सिंगी ऋषि की गुफा भी है। तो सिंगी ऋषि के यज्ञ से 4 पुत्र राजा दशरथ हुए थे, पता ही है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो उनका विवाह उनसे हुआ था। और इसके अलावा यहाँ हनुमान गुफा भी है इस तरफ, वो तो खैर थोड़ा उसकी तरफ पड़ती है। सुग्रीव गुफा है। और संगम पर जो है वशिष्ठ जी की गुफा है, जो उनके कुलगुरु थे। किसके? रामचंद्र जी के। तो इस तरह से सारा जो क्षेत्र है सारा रामचंद्र जी का क्षेत्र है। यहाँ भगवान राम का स्मरण करे कोई तो उसको तो मुक्ति मिलेगी। और यहाँ जो भागीरथी नदी आती है ना, कहाँ से आती है? गौमुख से। और अलकापुरी क्या है? बद्रीनाथ से ऊपर है, जो कुबेर की राजधानी है। और कुबेर कौन थे? रावण के भाई थे। उनको भगा दिया था रावण ने। तो उन्होंने लंका की जगह क्या? अलंका बसाई, जिसको अलका बोलते हैं। तो अलका से कौन सी नदी आती है? अलकानंदा। क्या आती है? अलकनंदा। और दोनों देवप्रयाग में मिलने के बाद क्या बनती है? गंगा। और गंगा क्या है? राष्ट्रीय नदी है हमारी। तो कभी कोई पूछे भाई कि राष्ट्रीय नदी का नाम कहाँ से पड़ता है? कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग से। और ये 5 प्रयागों में सर्वश्रेष्ठ, 5 प्रयाग तो मालूम ही है सब। तो 5 प्रयागों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है देवप्रयाग, इसलिए क्योंकि यहाँ से
गंगा नाम कहाँ तक जाता है? गंगा सागर तक। तो ये 2000 करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा चलती है गंगा की यहाँ से। तो यहाँ पर जितने भी स्थान हैं सब भगवान राम से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर मंदिर है, शायद टाइम मिलेगा तो जा सकते हैं आप लोग। ये एकमात्र मंदिर है उत्तर भारत का भगवान रामचंद्र जी का यहाँ पर। और इसमें जो पीछे जो पत्थर की वो है चट्टाने हैं, उसमें 19 नाम हैं प्रथम शताब्दी के, मैंने 2000 वर्ष पुराने, लेकिन वो ब्राह्मी लिपि में है। जो ब्राह्मी जानता है वही पढ़ सकता है। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग में गंगा क्या है, मुक्ति देती है। समझ में? जब आदमी अंतिम उसमें रहता है तो उसको कहते हैं भाई गंगा जल डाल दो उसके मुंह में, जिसको मुक्ति हो जाएगी। तो वैसे तो उसको कहते हैं भाई स्वर्ग, ये बोलते हैं ना। वैसे तो स्वर्ग तो कोई नहीं जा रहा आजकल। अरे कार्ड भी लिखता है स्वर्गीय, मेरे को स्वर्ग मत लिख, नर्क लिख, इसको तो नर्क में गया हो। तो ये क्योंकि यहाँ से कहते हैं भाई गंगा में जो जल समाधि लेगा वो क्या मुक्ति मिल जाएगी। तो इसमें 19 नाम हैं और यहाँ पर 7 राजाओं के अभिलेख हैं। माने टिहरी राजा के मुख्य देवता थे रघुनाथ जी। तो यहाँ 7, इसमें माधो सिंह मले था जो बहुत बड़े हमारे वो हुए, उनका भी यहाँ कुछ घंटा जो है उस पर भी लिखा गया। तो यहाँ पर बहुत मैंने महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। और यहाँ पर गढ़वाली का पहला अभिलेख है 15वीं शताब्दी का, राजा जगतपाल का मंदिर में। यार वो तो बंद कर रखा, उनका देख नहीं सकता कोई। और उस के आधार पे सतपाल महाराज ने संसद में ये रखा था कि गढ़वाली को भी उसमें शामिल किया जाए अनुसूची में। वो यही है वो अभिलेख, किसमें? वो संसद में भी लिखा गया है कि देवप्रयाग में जो अभिलेख है गढ़वाली भाषा का पहला, उसके आधार पे इसको भारत की उस भाषा में शामिल किया जाए। तो इतना इम्पोर्टेंट मंदिर है ये। और जब इस पे चढ़ते हैं तो 108 सीढ़ियाँ हैं इसमें, और हर एक सीढ़ी पर राम बोल के चढ़ा जाता है। और इसका जो मुख्य द्वार है रघुनाथ जी के मंदिर का, उसमें उसको ढोका बोला जाता है, जब गोरखाओं ने बनाया था उसको। और यहाँ पर अभी नेपाल के प्रधानमंत्री भी आए थे कुछ दिन पहले, तो उनको हमने बताया था कि आप कहा जाता है कि आपने गोरखाओं ने बनाया। उन्होंने जब देखा ऊपर कहा बिल्कुल हमारा बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा राज चिन्ह है, इनका जो ड्रैगन राज चिन्ह है नेपाल का। तो आप जाओगे तो पहले उसको भी देखना, ऊपर वो ड्रैगन की तरह बना हुआ है। तो इस तरह से ये बहुत सतयुग का तीर्थ देवप्रयाग हर तरह से इतिहास की दृष्टि से, उसकी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। और यहाँ पर जो ये जगह के बारे में बताऊँगा, ये नई हमारी यूनिवर्सिटी दिख रही है, सेंटर संस्कृत उसका कैंपस है। और एक राज्य में एक ही बनता है। अभी तक इसमें 140 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इसमें। तो जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए यहीं पर दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, यहीं पढ़ सकते हैं। और देवप्रयाग से ये कि हर जगह जाया जा सकता है। यमुनोत्री गंगोत्री में कहीं भी जा सकते हैं आप। टिहरी जाओ, सतपुली जाओ, कोटद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, श्रीनगर जाओ, हर जगह का रास्ता है यहाँ से देवप्रयाग से। ठीक है। तो वो छन बोले कि भाई 9 रास्ता सन नौड़ी का, 100 रास्ता छन पौड़ी का, कभी जैली बेटा रे। पर देवप्रयाग में आपकी निश्चय कि कहीं भी जा सकता आदमी। यहाँ पर हम खड़े हैं जिस जगह पे, ये 1946 में बनाया गया था इसको, नक्षत्र वेधशाला को। ठीक है, देखो ऊपर लिखा हुआ है नक्षत्र वेधशाला 1946। तो भारत के प्रसिद्ध विद्वान थे आचार्य चक्रधर जोशी, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं, क्योंकि अभी तो हर चीज़ यही दिखाऊंगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आचार्य चक्रधर जोशी, वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई बड़े महापुरुषों के छात्र हैं। उनके द्वारा पूरे भारत में भ्रमण करके करीबन 3000 हस्तलिखित ग्रंथ, जो बहुत प्राचीन ग्रंथ थे, और करीब 20,000 पुस्तकें। और मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल के माध्यम 400 साल पुरानी गीता है, एक पेज पे लिखी गई है। ये दिख रहा है, बहुत बारीक लिखी गई। इसको लेंस से देखना पड़ता है, इतना तो खैर कोई देख भागे तो बाद में देख सकता है। इससे इसको देखा जाता है, ठीक है, इस लेंस से। और इसमें जिसको दिख रहा है सबको, हाँ, इसमें देखो ये ऐसे राउंड है ना, इसमें 150 राउंड हैं, 150 चक्र के अंदर लिखी गई है पूरी गीता। 18 अध्याय जो है बिल्कुल इसमें देख सकते हैं। ये तो नज़दीक पे, इसको तो इसका लाभ मिलेगा, तो तुम देख सकते। हाँ, ऊपर खड़े उठ जाओ, आज उड़ जाओ, इसमें ऐसे देखो ना। तो बाद में तो फिर जो भी देखना चाहेगा के ऊपर। तो इसी तरह से हमारे लोग जो थे
बड़े एकाग्र होके ऐसी चीजें लिखते थे। इधर मुंह कर लो भाई, देखो यहाँ पर जो खगोल केंद्र हम समय देखते थे, ये राजस्थान की बनी, इसको कहते हैं जल घटी। जल घटी बोला जाता है इसको। तो ये महलों में इसका प्रयोग होता था, इसमें पानी भर दिया जाता था रात में और फिर ये टपकता रहता था। तो उस हिसाब से मेजरमेंट होता था टाइम का। तो बाहर जो प्रहर उसका वो लगाते थे, घंटी लगाते थे, तो उस पर बजता रहता था कि भाई इतना प्रहर गुजर गया। तो ये अंदर रख दी जाती थी महल के अंदर पानी भर के। तो इस तरह से इसको जल घटी कहा जाता, समय देखा जाता है। ठीक है, इसमें दिख रहा है नहीं। तो ये ध्रुव तारे की तरफ, ये ध्रुव की तरफ ऐसे एडजस्ट की जाती है। इसका बाहर वहाँ पे बना हुआ देखो सामने, तो वहाँ जैसे पता रहेगा। तो इसको कहते हैं सूर्य घटी, सूर्य के उससे देखा जाता है। ध्रुव तारे से इसमें रात में समय देखा जाता था। ध्रुव तारा यहाँ मिलाएंगे ना सेंटर में, क्योंकि ध्रुव तो अपनी जगह है और बाकी तारे सब चलते रहते हैं। और 7 सप्तऋषि मंडल बोला जाता है, जिसको 7 तारे हैं ना, तो उसकी परिक्रमा करते हैं ध्रुव की। जब ध्रुव को यहाँ मिलाएंगे या 2 तारे यहाँ मिलाएंगे तो अपने आप रात में घटीपल राशि पता लग जाता है इससे। तो हमारे उत्तराखंड की बनी है ये। तो रात में कोई घटना होती थी, जन्म होता था किसी का, तो इसको देख के बताया जा सकता था कि भाई इस समय क्या समय हो रहा है। तो इसको ध्रुव तारे से समय देखने का वो था। पुरानी यहाँ पर अलग से वो बनाई गई है, पीपल के पत्ते पर रही है। दिख रहा है भगवान कृष्ण का। हाँ, ये पूरा जो है भगवान कृष्ण को बहुत अच्छे तरीके से देखो। इसमें पीपल के पत्ते के और भी चित्र हैं, वो तो समय मिलेगा तो अंदर कोई भी अपने देख सकता है, पर एक नमूने के लिए इसमें रखा है। देखो भगवान का कितना अच्छा उन्होंने वो किया है। तो पीपल का पत्ता वैसे भी तो कुछ पड़ा हुआ है, उड़ रहे हैं, पर जब कलाकार के हाथ में पड़ता है तो देखो, तो भगवान का कितना अच्छा भाव इसमें दिखाया गया है। तो ये भी एक बहुत हमारी वैसी दुर्लभ कलाकृति है। एक पत्थर से काट के इंक पाउडर, जिसको स्याही ध्यान बोलते हैं ना, इसमें इंक डाली जाती थी अलग अलग उसमें। और वो तो मैं लाया नहीं, उस तरफ जो सोलो होता, सोलो का वो कांडू, उससे लिखा जाता था पहले। हाँ, और एक पत्थर से देखो कितना अच्छा, इसको काट के इसमें अलग अलग इंक ऐसी भरी जाती थी। इस तरह से इसको बनाया जाता था। तो इसको रखा। ये सबसे पुरानी पत्रिकाओं में सुदर्शन पत्रिका हिंदी साहित्य में, इसका भी नाम है। 1903 की है, बनारस से निकलती थी। तो इसकी ओरिजिनल कॉपी यहाँ रखी गई है। और देव के नंदन खत्री इसके संपादक थे। और इसमें इसकी कीमत मतलब कोई बता नहीं सकता कि कितनी हो गई है, पर यह है कि ऐसी कई तरह की सरस्वती पत्रिका, सुदर्शन पत्रिका जो उस जमाने में निकलती थी, उनका यहाँ पर कलेक्शन किया गया इस तरह से। तो ये सब भी उतरा था चंद्रमा पे कब 1969 में। ये सब उसके समय के यहाँ अखबार रखे गए हैं। लिखा है ना, मानव चांद पर जा उतरा। इसमें सारा डिटेल इसमें दिया गया है। और ये भी लिखा है कि भाई एस्ट्रोनॉट्स टेक ऑफ फ्रॉम मून, सारा इसमें डिटेल वो दिया गया है। ये भी लिखा गया कि कितनी देर उसमें रहे थे, जो कितनी देर रहे थे भाई, 21 घंटे 36 मिनट 41 सेकंड तक। इसमें पूरा डिटेल है ना, कितनी देर चंद्रमा पे रहा था आदमी। आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, याद है ना, दो आदमी गए थे, उसके बाद आज तक कोई नहीं गया वहाँ। तो ये दोनों जो हैं, हाँ, इसकी तो फोटो आप तो। और ये कितने पैसे का है? 3 पैसे का। कितने? 3 पैसे का अखबार होता था। 3 पैसे की बहुत इज्जत होती थी 1 पैसे की। तो जिसके पास 3 पैसा होता था वो अखबार ला सकता था। ठीक है, अब तो पैसा ही नहीं लोगों को पता पैसा कितना होता है। 50 पैसा, 25 पैसा सब गायब हो गए। तो 3 पैसे का सुखना ही तुलसीदास जी का दोहे का एक वंश है। ये क्या लिखा है? पराधीन। उस समय अंग्रेजों का जमाना था ना, तो सीधा नहीं लिख सकते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो लिखा क्या है कि पराधीन, सपने जो पराधीन रहता उसको सपने में भी सुख नहीं होता, जो दूसरे के अंडर में रहता है। और जो अपने आप रहता है उसको तो सब सुख है। और जो दूसरे के अंडर रहेगा तो रात में खड़ा उठा जब पाल लो तो मैं। तो ये है पराधीनता। तो जो पराधीन होता है जो आदमी, उसको कभी सुख, सपने में भी सुख नहीं होता। और देखो एक चीज इसमें और भी है, देखो क्या लिखा है इसमें, हॉर्लिक्स। 1943 के अखबार में क्या है? हॉर्लिक्स है। पर किसके लिए था ये? मलेरिया के रोगियों के लिए, बच्चों के लिए नहीं। मलेरिया के, जिसको मलेरिया होता था उसको क्या खिलाते थे? और आप किसको खिला रहे हैं? तो बच्चे मलेरिया की तरह हो। तो ये है कि ये जो चीजें बदलते बदलते कहाँ हो गई,
बच्चों के लिए बन गई, जो मलेरिया वालों के लिए निकाली थी। और बाकी तो इसमें कोई जो रिसर्च करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए बहुत इसमें वो है कि बाद में इतिहास में क्या लिखा गया है, उस दिन क्या हुआ था, वो दोनों की तुलना कर सकता है कि वास्तव में था क्या, क्योंकि इतिहास में कई चीज़ें बदली गई हैं, पर इसमें वही चीज़ें लिखी गई जो उस दिन हुई थी। जो जितने वहाँ पर हवाई हमले हुए थे उस समय सारे वर्ल्ड में, ये सारे इसमें दिए गए हैं। और इसी तरह गांधी जयंती मनाई जाती थी कहाँ, लंदन में। यहाँ तो गांधी जी को कहाँ जेल में रखते थे, यहाँ तो मारपीट होती थी, क्योंकि यहाँ तो गुलाम थे ना हम लोग। पर उसी देश में जिसने हमें गुलाम किया था वहीं क्या थी, गांधी जयंती मनाई जाती थी। जिसमें लिखा था वो लंदन में गांधी जयंती मनाते थे लोग उसी देश में। तो हमारे लोग मतलब ऐसे थे कि यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर उन्हीं के देश में जाके गांधी जयंती मनाते थे। तो इतना हमारा वो था, यही है, ठीक है। 1947 में इसमें पूरा लिखा गया है कि भाई उस दिन पहला जो 15 अगस्त हुआ था उसमें क्या हुआ था, पूरा डिटेल इसमें दिया गया है, ठीक है। देखो लिखा है इसमें, भारतीय स्वातंत्र सूर्य का उदय। तो ये पूरा इसमें डिटेल में लिखा गया कि कोई मतलब आदमी झूठ नहीं बोल सकता कि भाई उस दिन क्या हुआ था, इसमें छपा हुआ है। इसमें साफ लिखा है कि 50,000 आदमी पूरे देश से वहाँ गया था दिल्ली में, पहला जो झंडारोहण हुआ था लाल किले पे, उसको देखने। तो ये जो है, हाँ भाई कोई भी एक फोटो खींच लो, बाकी सबको कर देना। अगर कोई 1000 साल का इतिहास पूछना चाहे तो इसमें पूरा वो है, 1000 साल में क्या मुख्य घटनाएं हुई हमारे देश में और कौन कौन मुख्य लोग हुए, सारा इसमें दिया गया है। तो 1000 साल का इतिहास एक पेज पे इसमें सारा दिया। देखो जो हमारा टीरी राज्य था ना, तब इतना ही रह गया था। और वहाँ नीचे जो पौड़ी गढ़वाल का एरिया, देखो वहाँ लिखा है ना ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ गोरखाओं का शासन रहा था 15 साल तक टीरी पर। और जब उनको भगाने के लिए अंग्रेजों की सहायता ली गई तो टीरी राजा के पास उसको देने का पैसा नहीं था, तब ये पौड़ी का हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया गया। तो उसको क्या कहा जाता था, ब्रिटिश गढ़वाल। नीचे लिखा है ना ब्रिटिश गढ़वाल। तो लोग जो है 1949 में स्वतंत्र हुए थे हम लोग, 1947 में नहीं, क्योंकि 1.5 साल यहाँ मानवेंद्र शाह आखिरी राजा रहे थे। कौन राजा क्योंकि पहले कितने थे राजा, 600 राजा थे, कितने थे। तो वल्लभ भाई पटेल ने एक राजा को कहा भाई कि तुम अपना राज छोड़ो, तब क्या बना, हमारा देश बना। क्या बना, भारत बना। तब मैं तो छोड़ता नहीं तो भारत देश कहाँ से बनता। पर टीरी राजा ने 1949 तक नहीं छोड़ा। 1949 में तब इसका विलय किस में हुआ, भारत में। तब हम भारतवासी हुए, तब तक हम क्या थे, टीरी भाषी थे। क्या थे, टीरी भाषी। तो और हमारी राजभाषा क्या थी, गढ़वाली। क्या थी, हाँ। तो गढ़वाली को ऐसे मत समझो कि वैसी भाषा है, यहाँ जितनी चीज़ें थी गढ़वाली में जारी होती थी। और गढ़वाली राजा के सामने कोई गढ़वाली बोलता था तो क्या करता था, राजा के सामने कोई हिंदी में नहीं बोल सकता था। बाद में भी मानवेंद्र शाह के सामने जो सांसद थे उनके सामने भी कोई हिंदी में नहीं बोलता था। वो तो हमारे वो थे ना, MP थे, उनके सामने क्या हिंदी में नहीं बोल सकते थे, क्योंकि गढ़वाली क्या थी, राजभाषा थी हमारी। और हमारी वैसे राजभाषा क्या आप देश की, हिंदी है। तो वैसे यहाँ की राजभाषा क्या थी, हाँ। गढ़वाली को बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अच्छे अच्छे शब्द बोलने चाहिए गढ़वाली में। जैसे मैंने अभी सारे भास्कर जोशी, वो काफ़ी बड़े साधक है ना, और काफ़ी बड़े ज्योतिषियों में उनका नाम है। तो उन्होंने साधना करते हुए पूना में 12 साल तक उन्होंने वो किए थे, यज्ञ किए थे। और यहाँ पर जब वो यज्ञ करते हुए आखिरी उसमें, तो वहाँ से ऐसी लपट से क्या अग्निदेव प्रकट हुए। वहाँ उस समय की फोटो है ये। अग्निदेव किस में बैठे हैं, बकरी में। उनकी सवारी क्या, बकरी है, घोड़ा नहीं है, बकरी। तो बकरी में क्या आए थे वो, देख रहे हैं ना, देखो पूरा ऐसे वो उदय हुए उसमें से पूरे। और देखो आचार्य जी किसके साथ रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनके साथ भी रहे थे। उनकी उन्होंने जन्म कुंडली बनाई थी। किसकी जन्म कुंडली है, राष्ट्रपति जी की। किसी के अगर जो वो है ग्रह अगर ऐसे पड़ गए तो वो राष्ट्रपति भी बन सकता है, अगर इस तरह के वो है इसमें दिखाए गए, ठीक है। फिर वे 1960 में बद्रीनाथ गए थे राष्ट्रपति जी। उस समय जोशीमठ तक की सड़क थी, इसमें सारा लिखा गया है। और यहाँ पर देखो
ये प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई, उनका भी पत्र यहाँ रखा गया है। राधा, ठीक है, पहले ये कौन था, अभी क्या और आगे क्या होगा उसी से पता लग जाएगा। किसी भी आदमी की जन्म कुंडली अगर मिल जाती है तो तीनों जन्मों का लेखा जोखा मिल जाता है। और उसी तरह से फिर वहाँ पर अरे वो तो मैं खैर दिखा सकता, ताड़पत्र ग्रंथ रखे गए ना पुराने दक्षिण भारत के, अगर टाइम होगा तो 2 मिनट में ला सकता हूँ, सब दिखाता हूँ। और ये देखो, ये पुराने हमारे यहाँ के अलग अलग टाइम के वो रखे गए हैं। ये 2010 में रखा गया है, गेहूं का नमूना रखा गया है यहाँ, ठीक है। 14 साल हो गए इसको, लेकिन एक गेहूं अभी तक खराब नहीं हुई। इसको हाथ से दबा के देखो, है ना वैसे। हाँ, और यहाँ पर एक पुराना कमरा हमने दबा दिया था मिट्टी से, वहाँ पर जब खुदाई की हमने कुछ साल पहले, तो 65 साल पुरानी रोटियाँ निकली उसमें, वैसे की वैसी, एकदम पुरानी रोटियाँ जैसे कि तैसी थी, बिल्कुल खट्टे मीठे अचार में खा सकते थे। और तो मैंने इतनी मुलायम और वो थी वो कि लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने साल बाद भी कैसी ये रोटियाँ निकली ना तो खराब होगी तो बाहर निकाल के ना, तो वो बड़ा अच्छा वो था। और बाकी डाक तार विभाग ने क्या उनको वो निकाला गया था उनके जीवन पे डाक टिकट, ठीक है, दिख रहा है। जो हमारे गवर्नर थे डॉक्टर के पॉल, उन्होंने राजभवन में इसको जारी किया था। तो ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी उत्तराखंड के लिए कि भाई ऐसे लोगों पे ये जो देखो ये गवर्नर साहब के साइन है इसमें, जो डॉक्टर के पॉल हमारे वो रहे, तो उनका पूरा एक वो निकाला गया इस पर। तो ये इसके तो फोटोग्राफ भी अंदर हैं, उतना समय तो नहीं देखने का, तो ये भी एक हमारी उपलब्धि रही। और फिर ये जगह पर आप लोग बैठे यहीं पर हेमवती नंदन बाबू गुणा जी ने इसका लोकार्पण किया था। जो बाबू गुणा जी थे तो यहीं पर आए थे इसी जगह पे, और इसी का इस किताब का उन्होंने लोकार्पण किया था। तो ये किताब भी बड़ी इम्पोर्टेंट पुरानी सन 1620 की, इसमें थोड़ा लेमिनेशन है, लाइट में पड़ी जाती है। जब यहाँ पर जहांगीर का शासन था भारत में, उस समय लिखी गई थी। तो इससे क्या पता लगता है कि 400 साल पुराना आदमी तो नहीं है, पर 400 साल पुराना कागज है। मैंने कागज से भी कम उम्र आदमी की है। कागज तो रह जाते हैं पर आदमी नहीं रहते। तो ये 400 साल पुराना वो दिखाता है हमें। संस्कृत में है ज्यादातर सूरज चीनी लड़की, ठीक है, इनको छेड़ना नहीं भाई। हाँ जरा ये कोई अभी टेलीस्कोप है, एक नजर तेज से देखो, अरे दिख तो रहा है। तो मैं अंदर गई तो मुझे सबसे पहले बैनर में हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी और राधा कृष्ण जी की फ़ोटो दिखी, और इनके पास भी बहुत सारी बुक्स थी। तो उनके पास भी टेलीस्कोप था। हम इनसे डांडा नागराज की साइड देख रहे थे। हम वापिस जा रहे हैं, हम सब कुछ देख गए हैं। तभी हम खाना खा रहे हैं। भाई ने खा चुका है, हम तो देर में आए। मुझे मैगी खा रही है, और ये मैक्रोनी खा रही है, और ये समोसा खा रही है, और जगह समोसा खा रही है। ए पता नहीं क्या ये भी क्या कर रही है। कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरे दिल में नादान था, मानता था, पर कुछ नहीं है जो तू नहीं कर सकती है। कैसा बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, कोई पिक्चर बची है तो प्रोमो दे, मेरे किसी सुनोगे तो इलेक्शन ही कुछ ही बच्चों दी प्रोमो दे। कई बोला कई कभी तो रहे जुड़े जुड़े कुछ ऐसे लगा हो जैसे कब डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी किस्म के चलने वाली
जोड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे तो आगे ना सजाऊंगी, नजर ऐसे बात छिड़ने लगी फिर से, आँखों में चुभता कल का दुआ, ना रहूं सजना। कश्मीरी बना दी इसने तो अलग वो इधर बना रही, इधर वाली वीडियो बना रही, बड़ी मुश्किल से चढ़ा रही हूँ मैं, दोस्त चढ़ा रही है, चढ़ा रही है। तो हम पहुँच चुके हैं सतपुली के मार्केट। अब हम घर जा रहे हैं। तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ। आज के लिए बाय बाय।